हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का थर्ड पॉइंट, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं। किसके लिए? तो प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ हो इसके लिए, यानी द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये आपका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स का डेफिनेशन हुआ। इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे बूझो आप लोग को बता रहा है कि मैंने जो है वो एक फार्म जो था उसमें हेल्दी क्रॉप देखा था, और इन द नेबरिंग फार्म उसके बाजू वाले में जो थे वो प्लांट्स जो थे बहुत वीक थे। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स अच्छा ग्रो कर जाते हैं तो कुछ जो है वो वीक होते हैं? तो यही समझना है हमें आगे के टॉपिक में। तो जो सॉइल है, तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स एंड these nutrients are essential for the growth of plants। तो ये जो सॉइल होता है वो यानी जमीन जो है वो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है क्रॉप को, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मतलब क्रॉप के लिए जरूरी है। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे कि ये खेत है, ये खेत की जमीन है, तो यहाँ पे फार्मर्स जो है उसने क्रॉप लगाया है। ओके, क्रॉप लगा दिया यानी कि ये क्रॉप जो है वो जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारा यूज कर लेगा, इससे उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। अभी आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कि क्रॉप लग गया, अभी ये क्रॉप को निकाल देते हैं तो ये जमीन क्या रहेगी? ये जमीन जो है वो ऐसे खाली रहेगी। तो जब क्रॉप को निकाल देते हैं और ऐसे ही अगर उसको खाली भी नहीं रहने दे, थोड़े टाइम के लिए ऐसे उसको ऐसे बिना क्रॉप के ना रहने दे और तुरंत क्रॉप को लगा देते हैं, तुरंत अगर क्रॉप को लगा देते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स, तो ये जमीन तो अभी एक बार न्यूट्रिएंट्स यूज हो गए, ये क्रॉप ने ले लिया। अभी जो है वो अगर दूसरा क्रॉप लगाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स सारे यूज हो चुके हैं। तो ये जमीन जो है वो इस तरह का एक के बाद तुरंत एक क्रॉप लगा देंगे तो क्या होगा कि जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि थोड़े टाइम के लिए उसको फैलो यानी थोड़ा खाली रहने देना पड़ता है, या तो फिर हमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। तो जमीन के अंदर फिर से हमारी जमीन जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी। अगर एक बार क्रॉप लगाया फिर निकाला और तुरंत लगा दिया, ओके, तो क्या होगा कि जमीन जो है वो अच्छी, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। हमें थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। ओके, अगर आप लगाने भी वाले हो तो उसके अंदर फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार क्रॉप लगाया है तो न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर जो थे वो सारे क्रॉप ने ले लिया होगा, तो उसके अंदर फर्टिलाइजर या मैन्यूर ऐड करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक चीज है ये। अभी आगे देखते हैं। तो अगर इस यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि अगर फार्मर्स एक क्रॉप के बाद अगर जमीन को कल्टीवेटेड मतलब अनकल्टीवेटेड ना रहने दे या तो खाली ना रहने दे, तो क्या होगा कि एक के बाद एक क्रॉप लगाता ही जा रहा है तो जमीन पूरी बंजर हो जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे नहीं। यहाँ पे आपको ये पैरा में यही समझाया है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन of crops make soil poor in nutrients, therefore farmers have to add manure into the field to replenish the soil with the nutrients। तो देखो, एक बार क्रॉप लगा दिया, फिर उसमें आप पूरी जो जमीन मतलब कि विदाउट क्रॉप वाली जो जमीन है उसमें फर्टिलाइजर या मैन्यूर ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, मैन्यूर ऐड कर रहे हैं, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्यूरिंग। क्या बोलेंगे? मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम अच्छी तरह से नहीं डालते या तो जितना चाहिए उतना अमाउंट में नहीं डालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा वीक प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से होगा नहीं। अभी हमें मैन्यूर के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज मैन्यूर। तो मैन्यूर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर ये मतलब ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट
और एनिमल वेस्ट, इसका जो बनाने का तरीका है उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं, एक खड्डा खोदते हैं और उसके अंदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो है वो ये खड्डे में डाल देते हैं और ये खड्डे को मतलब कि ये ओपन प्लेस यानी कि बंद करके फिर उसको डिकम्पोज होने देना पड़ता है कि पूरा जो है वो सड़ने देते हैं। फिर ये जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी मदद से होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। देखो कोई भी चीज जब सड़ती है तो यानी वो किससे होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो डिकम्पोज मैटर इज यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो डिकम्पोज मैटर होगी जो सड़ जाता है पूरा, वो ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज होगी। और इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, वर्मी कंपोस्ट। ओके, वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी पढ़ चुके, ये आगे भी आने वाला है आप लोग को वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जो अर्थ फॉर्म की मदद से जो बनाया जाता है वो भी आता है, या तो फिर ये प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इसमें भी आता है। अभी जो है वो आप लोग को एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 1.2। आप लोग को थोड़े मूंग या तो ग्राम सीड्स लेने, या तो मग या तो चना बोलते हैं हम लोग, वो सीड्स लेने और जर्मिनेट करना है उसको। जर्मिनेट के बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे, उसको जर्मिनेट होने देने हैं। और आपको 3 इक्वल साइज के जो है वो ग्लास ले लो, या तो फिर सिमिलर वेसल्स ले लेना है, कोई भी वेसल्स ले सकते हो, और उसको नेम दे देना है A, B एंड C। ओके, फिर ये तीनों कप में अलग अलग चीजें ऐड करनी है। ओके, पहले तीनों में जो है वो सॉइल तो जाएगी, तीनों में सॉइल तो डालना ही है, लेकिन सॉइल के साथ जो है वो अलग अलग चीजें ऐड करनी है। तो जो ग्लास A है उसके अंदर सॉइल के साथ हमें लिटिल काउ डंग मैन्यूर ऐड करना है, इसमें काउ डंग मैन्यूर ऐड कर देना है। और जो B ग्लास है उसके अंदर हमें सॉइल के साथ थोड़ा सा यूरिया ऐड कर देना है, यूरिया जो फर्टिलाइजर है। ओके, अभी C के अंदर हमें कुछ नहीं ऐड करना है, ओनली सॉइल रहने देना है। ओके, अभी हमें थोड़ा सा उसके अंदर सब में देखो, सब में सेम पानी ही जाना चाहिए, सेम अमाउंट वाटर ही जाना चाहिए, डाल देना है। और फिर ये प्लांट के अंदर सीडलिंग करना है। सीडलिंग का मतलब हमने जो जर्मिनेट किए थे सीड्स वो डाल देने हैं और उसको एक सेफ जगह पे रख देना है। और आफ्टर 7 to 10 days और 7 या 10 दिनों के बाद हमें ये जो इसके अंदर लग जाएगा, जो हमने सीड्स डाला है उसका ग्रोथ होगा और जर्मिनेट होगा, तो ये इसका ग्रोथ देखना है कि 7 to 10 days के बाद इसके अंदर ग्रोथ कैसा दिखता है। तो देखो आप लोग ये पिक्चर्स में साफ देख सकते हो कि जो A है जिसमें हमने काऊ डंग ऐड किया है उसका भी ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हुआ है, B जिसमें हमने डाला है यूरिया, और इससे कम इसका हुआ है, और इससे कम C में जिसमें हमने सॉइल के साथ कुछ भी ऐड नहीं किया है। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉइल के साथ अगर कुछ नहीं ऐड करेंगे तो उसका ग्रोथ स्लोली होगा। हुआ तो है ग्रोथ लेकिन बहुत कम, जबकि 7 और 10 डेज में यूरिया वाला जो है वो सबसे अच्छा ग्रोथ कर गया है, और हमने काऊ डंग डाला है वो किया है लेकिन उससे थोड़ा कम। तो सबसे बेस्ट रहा हमारा ये यूरिया वाला। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे हैं कि मतलब कि डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, यानी कि सभी का ग्रो जो है वो मतलब कि सेम हुआ। ओके, विच ग्लास शो द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो बी वाला जो है वो सबसे फास्ट एंड सबसे बेटर रहेगा। तो मतलब कि यहाँ पे आप लोग को फर्टिलाइजर के बारे में बताना चाहते हैं। ये एक्टिविटी हम लोग को ये समझाने के लिए थी कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो किस तरह का होता है। अभी हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर है क्या। तो फर्टिलाइजर आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें वो मतलब भरपूर होगा फर्टिलाइजर जो है वो। तो वो मैन्यूर से कैसे अलग हुआ, हम लोग मैन्यूर में भी यही बोल रहे थे, फर्टिलाइजर में भी यही बोल रहे थे।
तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में बहुत डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपने। ये सब तो ये जो बोरी आती है ना, उस पे ये लिखा ही होता है कि यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। तो इसके बारे में आप लोगों ने ये सब देखा ही होगा कि ये सब जो है वो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हुए। तो फर्टिलाइजर का अगर यूज करें तो इसका यूज जो है वो फार्मर को क्या करता है कि बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो इससे हम लोग जो है वो क्रॉप का सबसे अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं।